नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम अक्सर अपने वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों के सामने ये कहा करते थे, बहन मायावती जी घोषणा पत्र जारी करें। और बहन मायावती जी ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उन बातों को क्लियर कर दिया कि बसपा क्यों नहीं घोषणा पत्र जारी करती है। बकायदा उन्होंने इसमें उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर बताया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों घोषणा पत्र जारी करती है और दोनों लुभावने वायदे करती है, झूठ बोलती है, बड़ी लंबी लंबी बातें करती है। चुनाव के बाद जब सरकार बन जाता है उन वायदों को पूरा नहीं करती। यहां तक देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के गृह मंत्री तक कह देते हैं वह तो जुमला था। कहने का तात्पर्य है एक निष्पक्ष लोकतंत्र के अंदर चुनाव हो रहा है, जिस चुनाव को आप निष्पक्ष कहते हैं, आम जनता के बीच जाते हैं और जो वायदे करते हैं बाद में ये कहते हैं वह जुमला था। चलिए हम मान लेते हैं वो जुमला था, लेकिन बहन मायावती जी ने केवल उन्हीं बातों को आगे नहीं रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने घोषणा पत्र जारी किए, आम जनता को ठगा है। उन्होंने उदाहरण में कह दिया कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी की थी, जो वायदे किए थे, उन वायदों को अब पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये जनता को ठगना नहीं तो और क्या है। भाजपा उत्तर प्रदेश समेत केंद्र में भी और जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां जिन जिन वायदों को घोषणा पत्र में शो किया था, लोगों के बीच कहा था, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहन मायावती जी इस देश की एक अकेली एकमात्र ऐसी नेता बन गई जिन्होंने शिक्षा के ऊपर बल दिया है। आपको बता दें, शायद खबर ना हो आपके पास, उत्तर प्रदेश सरकार उन तमाम स्कूलों को बंद करने जा रही है। करीब 27,000 से ज्यादा स्कूल हैं जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, और उड़ीसा सरकार भी बंद करने जा रही है। दोनों भाजपा की सरकार है और सरकार की दलील यह है कि जो 50 या उससे कम बच्चे जिन स्कूलों में हो जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, उन स्कूलों को बंद करके बड़े स्कूल में मर्ज कर दिए जाए। तो बहन मायावती जी ये कहती हैं, गरीब के बच्चे कहां जाएंगे। हमारे समाज में दो प्रकार के बच्चे हैं, जो गरीब और मजदूर हैं। उनके बच्चे पढ़ाई को छोड़कर खेतों में काम करने पहुंच जाते हैं, बिल्कुल मिट्टी से सना हुआ, धूल धूसरित। हमने आपको कई बार दिखाया भी है, बकरियां चराते हुए, खेतों में काम करते हुए गरीब के बच्चे पाए जाते हैं। वो स्कूल नहीं जाते हैं, उन्हें किताब खरीदने तक के पैसे नहीं होते, और सरकार की जो योजना है वो सब टाई फिश है, कुछ काम नहीं कर पा रही है। तो गरीब के बच्चे तो मजदूरी करने निकल जाते हैं। जिनके पास दो पैसे हैं अपने बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, वे कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला करा देते हैं। तो क्या राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी? जो विपक्ष और भाजपा के जो विरोध करने वाले लोग हैं वो बोलते हैं ये तो मंदिर बनवाएंगे, ये शिक्षा को खत्म कर देंगे, स्कूलों को खत्म कर देंगे। क्या ये बात सच है? क्या हम सच मान लें कि भाजपा केवल मंदिरों पे जोर दे रही है, शिक्षा से आम जनता को दूर कर रही है? खास करके SC, ST, OBC माइनॉरिटीज वर्ग के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन्हें शिक्षित ना होने दिया जाए, इसका ये प्लान है। अगर 50 से कम बच्चे हो रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो सरकार तो निगरानी करने के लिए होती है, उन स्कूलों की निगरानी करे, उनमें क्वालिटी बढ़ाए,
टीचर को आप वेतन देते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, उनको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, क्यों नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं, लोग इन स्कूलों से विमुख कैसे हो रहे हैं, स्कूल की तरफ उनके बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, उस कारण को ढूंढना होगा, ना कि स्कूल बंद करना होगा। और 27,000 से ऊपर होता है केवल उत्तर प्रदेश में, उन स्कूलों को बंद किए जाएंगे सिर्फ इस आधार पर कि इन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, मास्टर जी आते हैं बैठ के चले जाते हैं, इस तरह के हालात हैं। जबकि ऐसे स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है गांव वगैरह कस्बों में, वहां पर गरीब के बच्चे जाते हैं जिनको मोटे मोटे फीस देने की औकात नहीं है, ताकत नहीं है, वो इन स्कूलों में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो तब होती है जब झारखंड से एक खबर आती है, यानी लोकतंत्र और चुनाव, इसकी परम नीचता जिसे कह सकते हैं, वह खबर निकली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो राज्य की जनता को दिखाने के लिए सिद्धो कान्हू के परिवार, जो कि एक अमर शहीद हुआ करते थे, झारखंड में बड़ी योगदान है उनके परिवार के मंडल मुर्मू जो उनके वंशज हैं, उनको अपना प्रस्तावक बना लिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो आते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते हैं राजरत्न अंबेडकर, लोग उनको शामिल करते हैं। जब कभी भी अंबेडकर सोसाइटी होता है, जब कभी कोई रैलियां होती है, बहुजन समाज के लोग उन्हें शामिल करते हैं। ठीक उसी तरह झारखंड में हेमंत सोरेन मंडल मुर्मू को अपना प्रस्तावक बनाया, और यह सोचकर कि आम जनता को हम यह मैसेज देंगे, केवल हम विकास ही नहीं कर रहे हैं। झारखंड का जो निर्माता थे, झारखंड के निर्माण में जिनका सहयोग था, जो अमर शहीद हुए, शहीद का दर्जा प्राप्त, उनके परिवार के, उनके वंशज को हमने अपना प्रस्तावक बनाया। प्रस्तावक का मतलब होता है कि मेरी सहमति है, मैं आपको खड़ा कर रहा हूं। जैसे कि एक उम्मीदवार जब नामांकन करता है तो जितने भी राजनीतिक दल है जो सर्टिफाइड है, राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय, उनके एक प्रस्तावक होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार जब खड़ा होता है, नामांकन भरता है, उसको 10 प्रस्तावक चाहिए। ये जनप्रतिनिधि कानून के अंतर्गत निहित है। तो मंडल मुर्मू को प्रस्तावक बनाया गया। अब मंडल मुर्मू को जो है भाजपा वाले ने पैसे के दम पे भाजपा में शामिल करा लिया। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सूरत से एक लोकसभा सदस्य बने, जिनको कहा जाता है कि उन्होंने जो है निष्पक्ष, ऐसे ही बगैर विरोध के निर्विरोध चुनाव जीत गए। सवाल ये उठता है, विरोध तो तब हो जब आप विरोध करने देंगे, जब आप प्रस्तावक को ही लेकर भाग जाते हैं, झपट लेते हैं। अब प्रस्तावक ने वहां पे कह दिया कि मेरे से जबरदस्ती साइन करवाया गया, मेरे से जबरदस्ती दस्तखत लिया गया, हम प्रस्तावक ही नहीं है। हो सकता है कल आपको हम यह भी न्यूज दें कि हेमंत सोरेन का पर्चा खारिज हो गया, क्योंकि मंडल मुर्मू जी ने कह दिया कि हमको जबरदस्ती प्रस्तावक बनाया गया, जेएमएम वालों ने जबरदस्ती प्रस्तावक बनाया, हमारी दस्तखत नकली है, हमसे जबरदस्ती दस्तखत कराया गया। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चले और हेमंत सोरेन जी को झटका लग सकता है। क्या ये निष्पक्ष चुनाव है? क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? जब आप खुले दिल से चुनाव लड़ने आए हैं और चुनाव की जीत और हार आम जनता के हाथ में है, आम जनता तय करती है किन्हें वोट देना है, किन्हें वोट नहीं देना है, फिर प्रस्तावक को लपक लेना, ईवीएम में सेटिंग करना। मैं ईवीएम के ऊपर ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी बोलना इसलिए जरूरी हो जाता है। एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उनके मालिक है एलन मस्क, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, ताकतवर है, पैसे वाले हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। वो कहते हैं कि ईवीएम में हेरा फेरी संभव है। टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे मत समझाओ, क्योंकि मैं ट्विटर एक्स चलाता हूं, टेक्नोलॉजी के वो मास्टर हैं। अब वो कह देते हैं कि ईवीएम में हेरा फेरी संभव है, हैक हो सकता है, तो हम और आप आम जनता में शामिल हो जाते हैं, विश्वास करना पड़ता है। इसका मतलब है कि ईवीएम से ही सरकार बन रही है, और जहां जहां ईवीएम फेल हो रहा है, जहां जहां विपक्ष टाइट खड़ा है, हर तरह से विकास भी हुए हैं, आम जनता भी मूड में है,
वहां पर प्रस्तावक को ही रातों रात पार्टी में शामिल करा लेना। यहां तक झारखंड पुलिस ने रोका भी भाजपा वालों के साथ जब वो घूम रहे थे। उसके बाद झामुमो के कार्यकर्ता बाकी लोगों ने कंप्लेन भी किया डीजीपी के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन ने डीजीपी चेंज कर दिया। लेकिन रातों रात पैसे का खेल हुआ या थोड़ा क्या हुआ, आज की खबर निकल कर आ गई कि मंडल मुर्मू भाजपा में शामिल। बहन मायावती जी ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा कि मैंने कभी घोषणा पत्र जारी नहीं की, लेकिन जो मेरा शासन काल रहा वो पूर्णतः संवैधानिक रहा, जो संविधान में दिया हुआ है। एक मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, राज जन कल्याणकारी हो, गरीबों के लिए काम करे, वो सब काम हमने किया। अपराध के ऊपर रोकथाम लगाई, विकास के कार्य किए, जो गरीब लोग थे, जो वंचित लोग थे, आवास योजना उनको दिया। तो आप बहन मायावती जी के शासन काल की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो पता कर सकते हैं। उन्होंने क्लियर कह दिया ये झूठे वायदे घोषणा पत्र पर देना, कहना, लिखवाना, ये सब आम जनता को ठगना होता है। जब आप कह देते हैं कि हमारा शासन काल एक संवैधानिक होगा और संविधान में जितने भी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का जो भी राइट दिया हुआ, जो अधिकार दिए हुए हैं, जो उनके कर्तव्य दिए हुए हैं, अगर उसका पालन हो जाए तो अलग से घोषणा पत्र देने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप सरकार चुनते हैं, आप राज्य चुनते हैं, और सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठते हैं, अगर वह ध्यान देने लग जाए, अधिकारियों में लगाम कसने लग जाए, तो फिर इस तरह की परेशानी आएगी ही नहीं। अब जैसे कि बिहार से भी अब खबर निकल कर आ रही है, सुल्तानगंज, जहां देवघर के लिए लोग इकट्ठा होते हैं जाने के लिए, वहां गंगा जल भरते हैं और साथ में ले जाते हैं। अब भाजपा क्या कर रही है, सुल्तानगंज का भी नाम बदल रही है। सुल्तानगंज स्टेशन का नाम होगा अजगैबी नाथ स्टेशन और सुल्तानगंज का भी नाम बदल दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जहां जहां भाजपा के शासन है, कार्यकर्ता है, चाहते हैं, काम नहीं किया तो नाम ही बदल देते हैं। ये हालात बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।